हेलो हाय नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। और इसी के साथ आज का हमारा सेशन चालू करते हैं। जी हाँ, आज है 10 अक्टूबर और आज का हमारा पहला आर्टिकल है नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि 5 फील्ड में ऑलरेडी नोबेल प्राइज़ डिक्लेयर हो चुका था और कोई कैटेगरी बच रही थी तो वो थी इकोनॉमिक्स। हम फिज़िक्स में देख चुके हैं, केमिस्ट्री में भी और मेडिसिन में, उसके बाद पीस में, लिटरेचर में भी। अब इकोनॉमिक्स में भी डिक्लेयर हो गया है। और ये किसको मिला है? ये मिला है क्लॉडिया गोल्डन को। जी हाँ, इन्हें क्यों मिला है? इन्होंने बेसिकली कुछ रिसर्च की थी, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि जो विमेन होती हैं उनका लेबर मार्केट में पार्टिसिपेशन रेट कम क्यों रहता है, उसके क्या रीजंस हैं और क्या क्या ट्रेंड रहे हैं पिछले 200 सालों में, उस पे इनकी रिसर्च थी, वही फाइंडिंग्स इन्होंने बताई थी। तो उसी के कारण इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। देता कौन है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स? तो वो है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनका जो बेसिकली उन्होंने पूरा बताया है अपने स्टडी में, वो बताया है कि वुमेन अर्निंग्स के बारे में या फिर उनके पार्टिसिपेशन के बारे में। उन्होंने बताया कि वुमेन का पार्टिसिपेशन कम ही रहा है। शी हैज़ बीन अंडर रिप्रेजेंटेड इन द लेबर मार्केट एंड इवन इफ दे वर्क, अगर वो काम भी करती हैं तो वो मेन से उनको कम सैलरी मिलती है। जी हाँ, या फिर कम कमाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें उन्होंने बताई। पहला तो ये कि एक तो अंडर रिप्रेजेंटेड है, दूसरा ये कि काम करती है तो कम कमाती है। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने पिछले 200 साल का डेटा पूरा अच्छे से स्टडी किया और फिर बताया कि हम, जैसे कि आपको लगता होगा कि हम पिछले कुछ सालों में देखें तो फीमेल का पार्टिसिपेशन बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो हमें लगता है कि अगर वक्त की बात करें तो अगर वक्त में आगे बढ़े तो फीमेल का पार्टिसिपेशन हमेशा बढ़ता है, ये हमारी नॉर्मल मेंटालिटी रहती है। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। पिछले 200 सालों की अगर हम बात करें और इस ट्रेंड की बात करें कि फीमेल का पार्टिसिपेशन क्या रहा है, तो वो अपवर्ड ट्रेंड नहीं रहा है। इट इज़ नॉट अपवर्ड ट्रेंड बट रादर इट इज़ अ यू शेप्ड कर्व। जी हाँ, जैसा कि आप यू मान लो ये है, तो ऐसा यू शेप्ड कर्व रहा है। ये यू शेप्ड कर्व क्यों रहा है? जैसे कि मान लो पहले हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी हुआ करती थी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो उस टाइम क्या था ना, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम होता था, घर में काम होता था, खेत में काम होता था, तो फीमेल्स काम करती थी। ठीक है, आज भी आप रूरल एरियाज़ में जाओगे तो फीमेल्स खेत में काम करती हैं। तो तब फीमेल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा था। और जैसे जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ गए, उनका फीमेल पार्टिसिपेशन, तो ये फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है लेबर मार्केट में वो कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि अब उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत थी, जो कि बाहर जाने में आपको पता है हमारी सोसाइटीज़ में कितनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं विमेन पे। और उनकी कुछ फैमिली के कुछ कंडीशंस भी ऐसे होते हैं कि उनको फैमिली का ध्यान रखना होता है। दे आर द मेन केयर टेकर ऑफ फैमिली ऑफ देयर किड्स। तो बहुत सारे उसके फैक्टर्स थे जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग की तरह जब हम टर्न हुए तो थोड़ा इनका पार्टिसिपेशन रेट तो था वो कम हुआ। और जैसे जैसे हम सर्विसेज की तरफ गए फिर बाद में, तब इनका पार्टिसिपेशन फिर से बढ़ा है, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, राइट। तो यही चीज़ इन्होंने बताई है कि यू शेप्ड कर्व कैसे रहा है पिछले 200 सालों में। अब यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि पार्टिसिपेशन ऑफ मैरिड विमेन decreased with the transition from an agrarian to an industrial society in the early 19th century। जी हाँ, अर्ली 19th century जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वगैरह हो रहा था तब विमेन का पार्टिसिपेशन कम था, कम होता गया। ठीक है, लेकिन फिर बाद में वापस स्टार्टेड टू इंक्रीज विद द ग्रोथ ऑफ सर्विसेज सेक्टर। जैसे जैसे सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ हुई, हमने पार्टिसिपेशन फीमेल्स का ज़्यादा देखा इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अब इसके कॉज क्या बताए इन्होंने? जैसा पहला तो हमने स्ट्रक्चरल चेंज पढ़ा। जो स्ट्रक्चरल चेंज बोले तो इकोनॉमिक्स में जैसे ही हमने देखा ना,
अग्रेरियन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, फिर उसके बाद सर्विसेज सेक्टर, तो इसको स्ट्रक्चर में चेंज बोलते हैं, हमारे इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, ठीक है। एक तो ये रीज़न था। बाकी के सोशल नॉर्म्स से रिलेटेड चेंजेस, वक्त के साथ हमारी सोसाइटी थोड़ी इवॉल्व हुई, वो समझने लगी कि विमेन को भी बढ़ावा देना चाहिए, ये सब बातें। और बाकी के फैक्टर्स जैसे एजुकेशन से रिलेटेड हो गए, या फिर बाकी के जो नॉर्म्स लॉज वगैरह आए थे जिन्होंने काफ़ी उनको प्रमोट किया, ये सब बातें हो गई। या फिर टेक्निकल इनोवेशंस जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह आए, जिससे कि वो प्रॉपर फैमिली प्लानिंग कर पाती थी, जिसकी वजह से उनके पास ज़्यादा लिबर्टी आई कि वो अपनी जॉब को सस्टेन कर पाएँ, ठीक है। अब ये जो इन्होंने पूरा अपनी फाइंडिंग्स बताई, पूरी स्टडी बताई, ये क्या काम आएगी, इस पे आते हैं। ये बेसिकली एक प्रॉपर डेटा बताती है, एक प्रॉपर रिसर्च बताती है, जिससे हेल्प मिलेगी पॉलिसी मेकर्स को ये जानने में कि भाई विमेन क्यों पीछे रही, और उसके कारण एक बार जान लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आगे प्रॉपर पॉलिसी डिसीजंस ले पाएंगे और इस सिचुएशन को एड्रेस कर पाएंगे। जी हाँ, तो इन्हीं सब कारणों की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है इकोनॉमिक्स में। तो ये बात हो जाती है हमारी नोबेल प्राइज़ की। अब बात आती है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। अब ये क्या है? बेसिकली हमारे कंट्री में अगर बात करें डेटा से रिलेटेड, तो जब बात आती है कि वेदर से रिलेटेड डेटा हो गया, फिर क्लाइमेट से रिलेटेड डेटा हो गया, तो उस पर हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं होता। और डेटा थोड़ा बहुत हो भी तो एजेंसीज जो होती हैं अलग अलग, उनमें कोलैबोरेशन नहीं होता प्रॉपर, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर क्लाइमेट से रिलेटेड या वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिल पाती, और जिसका एडवर्स इम्पैक्ट हमें कई जगह देखने को मिलता है। जैसे कई बार ओवर फ्लड्स आ जाते हैं, या फिर हमारे एग्रीकल्चर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमें प्रॉब्लम आती है, ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो उन्हीं सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए ये इंडिया का पहला, इंडियाज़ मेडन नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज है। और इसको हेड कौन करेगा? बेसिकली इट विल बी स्पेयर हेडेड बाय IMD। व्हाट इज़ IMD? इट इज़ इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। अब व्हाट इज़ इट बेस्ड अपॉन? बेस्ड अपॉन बेसिकली ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। ऐसा एक ग्लोबल लेवल पे भी है, उसी के बेसिस पे हमने नेशन के लेवल पे बनाया है, हमारे इंडिया के लेवल पे बनाया है, ठीक है। और जैसा कि बताया मैंने, इसमें कोलैबोरेशन होगा प्रॉपर रिसर्चर्स वगैरह में, एजेंसीज वगैरह में, और यूज़र्स में भी, ताकि उनको प्रॉपर क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन और उससे रिलेटेड सर्विसेज मिल पाए। तो जैसा मैंने बताया, इसमें ये जो फंक्शनिंग गैप होता है बिटवीन वेरियस एजेंसीज, उसको ब्रिज करने में हेल्प करेगा। अब इससे प्रॉपर स्टडीज़ हो पाएंगी, लैंड वगैरह या सीज़ वगैरह पे प्रॉपर ऑब्जर्व करेंगे कि भाई कहाँ पे क्या पैटर्न रहता है। प्रॉपर हम डेटा लेंगे टेम्परेचर से रिलेटेड या रेनफॉल से रिलेटेड, विंड हो गई, सॉइल, अगर सॉइल किसी जगह की ज़्यादा मॉइस्चर है तो क्यों है, कहीं पे ड्राई है तो क्या रीज़न है, ये सारे फैक्टर्स अच्छे से रीड किए जाएंगे। ओशन कंडीशंस के बारे में हम जानेंगे, और ऐसे ही बहुत सारे अदर पैरामीटर्स। और इन सब से हमें हेल्प मिलेगी ये देखने में कि क्या क्या ट्रेंड्स रहे हैं किस टाइम में क्लाइमेट से रिलेटेड, या वेदर पैटर्न्स क्या हैं, जिससे हम आगे फ्यूचर में अच्छे प्रेडिक्शंस कर पाएँ क्लाइमेट से रिलेटेड, जो कि हमें हमारे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, हमारे एनर्जी से रिलेटेड हेल्प मिलेगी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलेगी, और वाटर कंजर्वेशन में या हेल्थ से रिलेटेड भी हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज काफ़ी जल्दी जल्दी हो रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि हम प्रॉपर क्लाइमेट वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लें अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अभी प्रॉपर डेटा अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास अच्छे से, जिससे हम प्रॉपर प्रेडिक्शंस कर पाएँ। तो ये है ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। ऐसा ही हमने जो है नेशनल लेवल पे भी बनाया है, ठीक है। और ग्लोबल लेवल पे बात करें तो वो भी, उसका भी सेम ही काम है, बस वो ग्लोबल लेवल पे है। वो इंश्योर करेगा कि कोलैबोरेशन हो प्रॉपर सारी कंट्रीज़ में। और ये बेसिकली इसके इस्टेब्लिशमेंट का अनाउंसमेंट 2009 में ही हो गया था, जब 3rd वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी जेनेवा में, तभी हो गया था। और बेसिकली इसमें जितने भी नेशंस इन्वॉल्व हैं, उनमें
मतलब उन नेशंस के अंदर लीड कौन करता है इस फ्रेमवर्क को, तो उनके नेशनल मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज लीड करती हैं। तो ये वाली न्यूज़ भी हो गई हमारी। अब आते हैं इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस की। जैसा कि आप जानते हैं इस साल 2023 में हमारे देश के 5 स्टेट्स में इलेक्शंस होंगे। जी हाँ, कौन कौन से वो 5 स्टेट्स? राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम। जी हाँ, तो जैसे जैसे इलेक्शंस पास आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो है हमारे इंडिया का, जो कि मेन बॉडी है जो इंश्योर करता है कि हमारे इलेक्शंस फ्री और फेयर हों, जो कि इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है, उन्होंने बेसिकली ट्रैक करना स्टार्ट किया है कि कहीं ज़्यादा मूवमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो रहा गुड्स का, या कैसे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन से पहले ऐसी टेंडेंसीज देखी जाती हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ गुड्स वगैरह या कुछ ऐसे मॉनेटरी बेनिफिट्स देते हैं वोटर्स को, ताकि उनके वोट्स को गार्नर कर पाएँ, ताकि उनको अट्रैक्ट कर पाए अपनी तरफ कि आप अपना वोट हमें दें। तो ये ट्रैक इसलिए करी इलेक्शन कमीशन, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, कोई इंड्यूसमेंट के बेसिस पे इलेक्शंस के फेयरनेस को कोई अफेक्ट ना हो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड देखो, ये तो हो गई एक न्यूज़। अब इससे रिलेटेड एक चीज़ होती है फ्री बीज, एक बार उनको भी देख लेते हैं। फ्री बीज क्या होती हैं भाई? वही कि पार्टीज़ ऐसी कुछ चीज़ें लेके आती हैं इलेक्शन से पहले, ऐसी पॉलिसीज़ लाती हैं जिसमें जैसे कि हो गया हमें वोटर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे या फ्री वाटर देंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें अनाउंस करती हैं ताकि वोटर्स को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर पाएँ। ठीक है, इससे इलेक्शंस फेयर नहीं हो पाते। ठीक है, और हमारे देसी भाषा में बोलें तो उसको बोलते हैं फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, तो इसलिए उसको रेवड़ी कल्चर भी बोलते हैं। और ये सरासर गलत है, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अच्छे नहीं होते इकोनॉमी पे, और वोटर्स के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होता। तो लेकिन अब इसमें थोड़ी डिबेट चलती है, कुछ तो कहते हैं ये फ्री बीज हैं, कुछ कहते हैं नहीं ये वेलफेयर के लिए काम आती है लोगों का, कि भाई ये सब है। तो इसमें डिबेट चलता है। तो अगर इसके नेगेटिव्स की बात करें कि नेगेटिव्स क्या है, तो भाई जैसा कि हम जानते हैं हमारी सरकार ऑलरेडी डेफिसिट में चलती है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। ठीक है, तो जब ऑलरेडी डेफिसिट है फाइनेंस फिस्कल एरिया में, हमारे जितना कमाते नहीं उससे ज़्यादा स्पेंड करना होता है सरकार को। ऐसी सिचुएशन में अगर आप फ्री बीज बांटेंगे, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें देंगे जिसके लंबे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स नहीं होते ज़्यादा, तो हमारी इकोनॉमी पे बर्डन पड़ता है। ठीक है, हमारे जो टैक्स पेयर पीपल हैं, सिटीज़न हैं हमारे कंट्री के, उन पे बर्डन पड़ता है। और इसका दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि हमारे जो वोटर्स हैं वो अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले पाते, वो इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स तो होते नहीं। अगर आज आप इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों में पैसा लगाएंगे तो उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स होते हैं, उससे मैन्युफैक्चरिंग ग्रो होती है, उससे इंडस्ट्रीज़ ग्रो होती हैं, बिजनेसेस ग्रो होते हैं, ईज़ ऑफ लिविंग होती है लोगों के लिए, उससे पूरी इकोनॉमी पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन फ्री बीज बहुत ही शॉर्ट टर्म होती है, और उल्टा सिर्फ गवर्नमेंट पे ही बर्डन नहीं, हम लोगों पे भी लॉन्ग टर्म में बर्डन बनता है इसका। और ये बर्डन फॉर अदर्स, ऑब्वियस सी बात है, जब एक जगह ये फ्री बीज दे रही है सरकार, तो ये निकालेंगे भी कहीं और से। तो ये फिर क्या करती हैं कि बाकी जगह कुछ टैक्सेस बढ़ा देंगे, जैसे बिजनेसेस के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करती है जिससे फ्री बीज दे पाए। तो अगर किसी को फ्री बीज दिए जा रहे हैं तो वो किसी और के लिए बर्डन बन जाता है। जी हाँ, वहीं पे दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, इससे तो लोअर क्लास अपलिफ्ट होते हैं। तो ये इसमें डिबेट चलती रहती है। अगर इसके बैलेंस्ड कंक्लूजन की बात करें तो वो ये होगा कि ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए जिनके मतलब बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म में देखने को मिले, हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट नहीं मिले। ठीक है, तो इसलिए ये इलेक्शंस के आसपास इनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाता है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पाए। ऑल राइट, अब बात आती है टनल की। भाई जम्मू कश्मीर में टनल बनाई गई, मारोग टनल। जी हाँ, इसमें बेसिकली एक तो 2 लेन की टनल होगी, 2 लेन की टनल होगी अराउंड 395 मीटर की, और एक वायरडक्ट अराउंड 250 मीटर का। और ये बनाया कहाँ गया?
इट इज़ बिल्ट अलॉन्ग जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। ये आप देख सकते हैं इमेज में। अब ये बनाया क्यों गया? बेसिकली पहले जिस एरिया से जाना पड़ता था वो काफ़ी लैंडस्लाइड प्रोन था, ठीक है। वो रामबन डिस्ट्रिक्ट में आता था, तो सीताराम पस्सी नाम की जगह थी, ठीक है। तो वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया था, उसको बाईपास करना था। और इसके कारण क्या हुआ कि जो ट्रैवल डिस्टेंस था वो भी 200 मीटर कम हो गया। तो ये बहुत सही चीज़ हुई। इससे ये होगा कि एक तो रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जैसा हम जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे, यानी कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता, हमारी इंडस्ट्रीज़ को, हमारे लोगों को, सब में उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत बढ़िया स्टेप है। दूसरी बात, ये एक प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो उसके लिए भी ये सही रहेगा। ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे जब एकदम आप प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे। तो ये थी ये वाली न्यूज़। अब बात आती है विलायती कीकर। ये मोस्टली एक ऐसी स्पीशी है जो न्यूज़ में पहले भी बनी हुई थी और अभी भी है। अभी क्यों है? बेसिकली जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है हमारे NSG, वो मानेसर कैंपस जो है हरियाणा में, वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया है कि जो विलायती कीकर हैं उनको वहाँ से हटाया जाएगा, ठीक है। ये अराउंड अरावलीज के आसपास काफ़ी हैं, तो उनको हटाया जाएगा। अब क्यों हटाया जाएगा भाई? बेसिकली विलायती कीकर एक इन्वेसिव ट्री स्पीशी है। जी हाँ, ये बाहर से लाई गई थी और एक सही नहीं है हमारे यहाँ के जो नेटिव स्पीशीज़ हैं ट्रीज़ की, उनके लिए। अब ये लाया क्यों, कौन था, क्यों था? तो कौन लाएंगे भाई ऐसी चीज़ें? ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ सिर्फ नफ़रत के ही बीज नहीं बोके गए, बल्कि पेड़ों के भी ऐसे बीज बोके गए जो कि हमारे यहाँ के पेड़ों को उगने नहीं देते। जी हाँ, अगर हम विलायती कीकर की बात करें तो इसकी लीव्स जो होती हैं छोटी छोटी होती हैं और काफ़ी स्मूथ होती हैं। देखो इस वाले एरिया फिगर में, इस वाले इमेज में लीव्स काफ़ी छोटी छोटी हैं इसकी। लेकिन इसके काम की बात करें तो बहुत भयानक होते हैं, क्योंकि ये वाला जो ट्री है वो बाकी किसी ट्री को या शब को आसपास उगने ही नहीं देता। जी हाँ, और इसकी रूट्स इतनी डीप हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर होते हैं उनको भी ड्राई अप कर देता है, उनको पूरा ले लेता है। तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हमारे वाटर लेवल है वो कम होते हैं। और उसकी जो कैनपी होती है, कैनपी ऐसी होती है जिसकी वजह से सनलाइट ग्राउंड पे रीच कर ही नहीं पाती। कैनपी बोले तो अगर ये ट्री है तो ये इसकी कैनपी हो गई, जो ऊपर के लीव्स वगैरह होती हैं वो कैनपी हो जाती है, ठीक है। तो अब जब बहुत ऐसी कैनपी होती है जो सनलाइट आती है तो वो ग्राउंड पे पहुंच नहीं पाती, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम का कारण है। और लाए कहाँ से थे ब्रिटिशर्स? तो ये लाए थे मैक्सिको से, साउथ अमेरिका से, कैरिबियन से। यहाँ की नेटिव स्पीशीज़ है ये, ठीक है। और ये याद रखनी है, ये पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। ऑलराइट, तो ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।